जी अस्सलाम वालेकुम। क्या फिर आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 94। आज के लेक्चर में हम एक तो सब्सिक्वेंट इवेंट के और चैप्टर 20 के कुछ पास्ट पेपर के क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। आज का लेक्चर कंसेप्चुअली इंतहाई अहम है, बहुत ही अहम होने जा रहा है। ये जो आज का कंसेप्ट है, इसमें आपने अटेंटिव होके उस लेक्चर को फिलहाल सोना चाहे तो सोने थोड़ी देर 10-15 मिनट, क्योंकि वो केस स्टडी तो आप एक्सपर्ट, आपके तो बाएं हाथ का खेल हो गया केस स्टडी। इतनी केस स्टडी प्रैक्टिस की, हर रोज केस स्टडी प्रैक्टिस करते हैं, है ना, लिख लिख के प्रैक्टिस करते हैं। और जो केस स्टडी के असूल बताए गए थे वो भी सारे आपने साइड पे किसी एक पेज पे लिखे होंगे, है सारे। हाँ बिल्कुल, तो ये तो आपके लिए कोई नई चीज नहीं होगी। अब ऐसे ही चले, फिर तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्वेश्चन 8, ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन ऑफ रिपेयर एंड। अच्छा आप बताइए, रिप्रेजेंटेशन के टॉपिक में केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू सबसे अहम चीज आपको बताई थी 3 सिचुएशंस, तो मैंने कहा था तीनों को डिफरेंशिएट करना, याद है? इक्वेशन क्या थी? Sufficient appropriate evidence is equal to written representation plus other evidence expected to exist, यानी जो भी सिचुएशन के लिहाज से एविडेंस होना चाहिए वो अवेलेबल हो। During the verification of repair and maintenance account, the auditor noted that repair expenditure of material amount was not supported by proper documentary evidence. Proper documentary evidence नहीं है। According to the management, it was done in haste to avoid an abnormal shutdown of plant. जल्दी जल्दी रिपेयर करनी पड़ी थी, अचानक प्लांट शटडाउन हो गया था। Management has offered to give specific representation in this regard. Discuss the appropriateness of management's representation as audit evidence in this case. क्या representation appropriate है? क्यों appropriate क्यों नहीं है? हाँ, क्योंकि ये required भी नहीं है और इसमें evidence expected to exist. ठीक है, required भी नहीं है, judgment estimate में भी बेस नहीं कर रहा ये एरिया, तो इसीलिए इसमें representation appropriate नहीं है। ऑडिटर को रिपेयर के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रिक्वायर करना चाहिए मैनेजमेंट से, और अगर मैनेजमेंट प्रोवाइड नहीं करते तो स्कोप। अच्छा कौन सी वाली स्कोप, रेगुलर वाली या बाय मैनेजमेंट? जो रिप्रेजेंटेशन की इक्वेशन में 3 सिचुएशन आपको बताई थी, एक थी रेगुलर स्कोप लिमिटेशन, एक थी स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट, और एक थी जो स्कोप लिमिटेशन थी ही नहीं, लेकिन उसमें कौन सी वाली प्रॉब्लम थी? जिसमें एविडेंस भी था, रिप्रेजेंटेशन भी थी, स्कोप लिमिटेशन तो नहीं थी ना, इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट नहीं था, फिर क्या प्रॉब्लम था? इनकंसिस्टेंसी ऑफ एविडेंस। तो आपको पता है इनकंसिस्टेंसी ऑफ एविडेंस में, अच्छा ये कंसेप्ट ऑलरेडी हमने पढ़ा था चैप्टर 3 में शायद, इनकंसिस्टेंसी ऑफ एविडेंस के नाम से, ठीक है। पहले यहाँ पे वही कंसेप्ट है, फर्क यह कि इनकंसिस्टेंसी ऑफ एविडेंस जनरल वर्ड बोलने की बजाय वो इनकंसिस्टेंसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है हमने? फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करने, रिजॉल्व करने के लिए मैटर रिजॉल्व हो जाए, यानी रिजॉल्व होने का मतलब मैनेजमेंट सही साबित हो जाए तो ठीक, और अगर मैनेजमेंट सही साबित नहीं होती तो फिर इंटेग्रिटी डाउटफुल होगी, रिस्क इंक्रीज होगा। मैटर रिजॉल्व ना होने का मतलब मैनेजमेंट सही साबित नहीं, मैं पता चल गया मैनेजमेंट झूठ बोल रही है। चलिए, तो ये सिंपल स्कोप लिमिटेशन का केस है, ठीक है। क्या इसमें हमें स्कोप लिमिटेशन को डिस्कस करना चाहिए? रिक्वायरमेंट में उससे वैसे पूछा नहीं, इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट, तो स्कोप लिमिटेशन तक डिस्कस कर दे के कहानी खत्म कर दे। एप्रोप्रिएटनेस ऑफ रिप्रेजेंटेशन को डिस्कस करना है ना, वो हमने बता दिया एप्रोप्रिएट नहीं। 8 में कोई प्रॉब्लम? 9 रिक्वायरमेंट पहले पढ़े। एनालाइज द अबव सिचुएशन, एक्सप्लेन हाउ यू वुड प्रोसीड इन द अबव मैटर। एनालाइज द अबव सिचुएशन, नहीं पता चल रहा किस चैप्टर का क्वेश्चन है, क्या इसका ये मतलब मेरी तैयारी ठीक नहीं? कैसे पता चलेगा फिर? जजमेंट अप्लाई करनी। हाँ भाई, अब जजमेंट नहीं अप्लाई करनी, इंफॉर्मेशन दी है उसने, जजमेंट कहाँ अप्लाई कर दिया है? एनालाइज द अबव सिचुएशन, अबव को अंडरलाइन, अबव जाना पड़ेगा, सिचुएशन को समझने के लिए अबव जाना पड़ेगा, जजमेंट नहीं अभी अप्लाई कर दिया। ऐसे ना करे, हर जगह पे जजमेंट अप्लाई नहीं ना होती। एंड एक्सप्लेन हाउ यू वुड प्रोसीड इन द अबव मैटर, इसका क्या मतलब है? कि हमने प्रोसीजर्स भी बताने हैं, कोर्स ऑफ एक्शन बताना है, यानी हाउ वुड यू प्रोसीड, कोर्स ऑफ एक्शन बताना। और आपको पता है इसमें इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट शामिल होता है कि नहीं होता है, ठीक है। अगर सिर्फ इतना कह देना ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड, ऑडिट प्रोसीजर्स, फिर हमने सिर्फ प्रोसीजर बताने होते हैं, इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट नहीं बताना। या बात कहता है व्हाट ऑडिट एविडेंस वुड यू एक्सपेक्ट इन दिस सिचुएशन, तो प्रोसीजर या एविडेंस अगर कह दे फिर इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट नहीं बताना, वरना अगर कहे कोर्स ऑफ एक्शन बताओ, ठीक है, हाउ वुड यू प्रोसीड इन दिस सिचुएशन, हाउ वुड यू डील दिस सिचुएशन, इस तरह के अल्फाज जब बोले तो फिर हमने प्रोसीजर भी बताने हैं, इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट भी बताना है, क्लियर? तो यहां पे अगर इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट आता हुआ अगर, तो वो भी कवर करेंगे। You are the audit partner of XYZ and company chartered accountants. Following matter is under your consideration. Asif Limited has made certain investment and has classified them as long-term investment. ठीक है, इन्वेस्टमेंट की लॉन्ग टर्म क्लासिफाई किया। मैनेजमेंट हैज आल्सो प्रोवाइडेड रिटन रिप्रेजेंटेशन इन दिस रिगार्ड, however before the finalization of financial statements the company disposed of some of the said investment.
उनका ऐसा तो ना करें, लॉन्ग टर्म कहा हमें और फिर उसके बाद इनकंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंट हो गया एविडेंस का मतलब क्या है? यार खुदा का खौफ कर यार, तेरी मेहरबानी ऐसे ना कर, मैं सारे किए किराए पे पानी ना फिर। इनकंसिस्टेंसी ऑफ एविडेंस इज नॉट स्कोप लिमिटेशन। स्कोप लिमिटेशन की एग्जांपल याद की थी, कहीं पे इनकंसिस्टेंसी नहीं थी। हाँ वो डाउटफुल वाला पॉइंट सारा वो कंसेप्ट किधर है, डाउटफुल वाला किधर है आप बताएं। हाँ जी, इफ रिटन रिप्रेजेंटेशन इज इनकंसिस्टेंट विद अदर एविडेंस, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 में ये छापना है, ठीक है जी। ये नहीं पता चला भी गलत थी, इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, आप गांव, अब क्या करें वो गांव से आए और आपसे वादा किया गया कि जब तक सीए नहीं करोगे हम इंतजार करेंगे। कैफ की अटेम्प्ट देके वापस गए, आपको पता चला उधर तो एंगेजमेंट हो चुकी है। एक इनकंसिस्टेंसी आ गई, क्या इसका ये मतलब है सारा कसूर पार्टी का है? नहीं नहीं, दूसरों का प्रेशर भी तो हो सकता है, वालदैन का हालात भी तो ऐसे हो सकते हैं, मजबूरी भी तो हो सकती है, ठीक है ना। तो जब कभी इनकंसिस्टेंसी होगी हमने हालात का जायजा लेना है। इसमें में भी मैनेजमेंट को बाद में पैसों की जरूरत पड़ गई है हो सकता है वो चले, हाँ जो भी है उस वक्त अचानक घर में किसी की तबीयत खराब हो जाए, खाला की उसकी खाला की, और वो कहे आखिरी ख्वाहिश है, आखिरी ख्वाहिश पूरी करनी पड़ती है। तो हो सकता है मैनेजमेंट को बाद में पैसों की जरूरत पड़ हो ना, फाइनेंशियल तो बेच दिया हो। हम एनालाइज करेंगे, अगर तो इस तरीके से आपको एक सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स मिल जाता है आप कहेंगे मैटर रिजॉल्व। लेकिन अगर पता चलता भी पैसों की जरूरत भी नहीं थी, वे बिला वजह ही सहल कर दे, दुख याद आगे भाई का अपने अल्लाह सब्र देगा। तो अब क्या इस सिचुएशन में फिर हमने फर्दर याद रखे, मैंने आपको पहले भी सिखाई थी ये चीज, जब कभी दो सोर्सेज का एविडेंस इनकंसिस्टेंट हो आपने कभी किसी एक सोर्स पे रिलाय नहीं करना विदाउट इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पे बगैर इन्वेस्टिगेशन किए ये कह देना कि स्कोप लिमिटेशन गलत, ये कह देना कि मैनेजमेंट ही उसकी रिप्रेजेंटेशन अनरिलायबल है, वो भी गलत। वो फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करके देखेंगे, क्लियर जी। तो इसमें इनकंसिस्टेंसी वाला आपने छापना है, कंसेप्ट छापना बिल्कुल। ये केस स्टडी इसमें होता था रिलेटेड पार्टी में भी और ये रिप्रेजेंटेशन में भी। एक था मैच कर ले सिचुएशन कौन सी है, उसके बाद सारा छापा। और ये कोड ऑफ एथिक्स में भी यही रूल था, बल्कि रिस्क में भी, रिस्क वाले प्रोसीजर अगर याद किए हो प्रोसीजर तो एक दफा रिस्क आइडेंटिफाई कर ले, उसके बाद क्या रह जाता है, ठीक है। लेकिन इसलिए बड़ा डिसीजन हमने ठीक करना होता है, रिस्क सही आइडेंटिफाई करना है, आपने कोड ऑफ एथिक्स की सिचुएशन सही मैच करनी है, रिलेटेड पार्टी की सिचुएशन सही मैच करनी है। वो मैचिंग एक दफा हो जाए ना, पता चल जाए किस चैप्टर का कौन सा कंसेप्ट है, उसके बाद आपको पता है ज्यादातर फिर रिप्रोडक्शन ही है। चलिए जी, 9 में कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे चलते हैं। अच्छा ये एक छोटा सा कंसेप्ट था, है वैसे इंटरेस्टिंग ट्विस्टिंग है, लेकिन छोटा सा कंसेप्ट है, 3-4 मिनट का कंसेप्ट, बाद में नहीं अभी करें, वो बाद आ गया है, परसों कहा था बाद में करेंगे ना, वो बाद अब आ गया। कह रहा है ये रिप्रेजेंटेशन लेटर अगर आपको मिल जाए बहुत अच्छी बात है, एविडेंस मिल गया। कहता है बाज़ औक़ात रिप्रेजेंटेशन में वो कोई क्वालिफाइंग लैंग्वेज यूज कर लेता है। क्वालिफाइंग लैंग्वेज का मतलब क्या है? जैसे वो आपको रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, फिर क्या क्या कह रहा है, यानी आपने कहा सर हमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए, क्या आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एप्लीकेबल मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी याद है? मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी के हवाले से रिप्रेजेंटेशन कौन कौन सी थी? एक बताओ फाइनेंशियल एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक है कि नहीं, और दूसरा ऑडिटर को शाबाश। अब देखिए इसमें मैनेजमेंट थोड़ा बहुत डंडी मार रही है, जरा देखिएगा कि कैसे। मैनेजमेंट ने, आपने कहा सर हमें ये रिप्रेजेंटेशन चाहिए, मैनेजमेंट ने रिप्रेजेंटेशन दी, आपने लेटर खोला उसमें लिखा हुआ था मैनेजमेंट believes that except for material non-compliance with a particular requirement of applicable financial reporting framework, ठीक है, except for recording of depreciation for example, ठीक है, बाकी सब ठीक है, the financial statement prepared in accordance with framework। अच्छा ये ध्यान में रखिए, ये रिप्रेजेंटेशन लेटर है, ऑडिट रिपोर्ट नहीं है। रिप्रेजेंटेशन, इसको आप ये ना समझिएगा कि ये क्वालिफाइड ओपिनियन है, ये ओपिनियन है ही नहीं, क्योंकि ये रिपोर्ट है ही नहीं। ये क्या है? रिप्रेजेंटेशन लेटर। उसमें मैनेजमेंट ने कहा अब भाईजान एक चीज के अलावा सब कुछ आपको बता दिया, आपने कहना है अच्छा बताइए ये रिप्रेजेंटेशन लेटर आपके पास आया, फर्ज कीजिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 50 ट्रीटमेंट थे, मैनेजमेंट कह रही है एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अलावा बाकी सब कुछ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक है, ये रिप्रेजेंटेशन दी।
एक्सेप्टेबल है कि नहीं? हाँ देखें, एक्सेप्टेबल लॉ क्या कहता है, स्टैंडर्ड क्या कहता है, एक्सेप्टेबल है भाई, 49 की हद तक एक्सेप्टेबल है, लेकिन वो जो एक जिसको वो एक्सेप्शन दिला रहा है ना, उसका इफेक्ट देखना आपने रिपोर्ट पे क्या है, वो हमारी एक तरह से मिस स्टेटमेंट बन जाएगी। यही कह रहा है, क्या कह रहा है, हमारी इंप्लीकेशन क्या होगी, मैनेजमेंट हैज प्रोवाइडेड रिलायबल रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, मैनेजमेंट की तरफ से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आ गई, लेटर आ गया, लेकिन ओवर स्पेसिफिक इवेंट है उसके हवाले से नहीं। However, the auditor is required to consider the effect of non-compliance on opinion on the auditor's report. ये जो मैनेजमेंट कह रही है बाकी चीजें ठीक है, लेकिन ये जो मैनेजमेंट कह रही है ना, नॉन कंप्लायंस हुई विद ए पर्टिकुलर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क रिक्वायरमेंट, इसका इफेक्ट देखें आप कि हमारी ऑडिट रिपोर्ट पे क्या आएगा, ये मिस स्टेटमेंट होगी। भाई बात समझ आए? नहीं समझ आई? एक और एग्जांपल, हमने मैनेजमेंट से कहा हमें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेटर दो, जिसमें रिप्रेजेंटेशन आपने बाकी की भी देनी है और ये भी बताना है कि आपने सारी इंफॉर्मेशन ऑडिटर को प्रोवाइड कर दी है। मैनेजमेंट की तरफ से लेटर आया, लेटर आपने खुला लिखा हुआ था, मैनेजमेंट बिलीव्स दैट एक्सेप्ट फॉर इंफॉर्मेशन डिस्ट्रॉयड इन फॉय इट हैज बीन प्रोवाइडेड ऑडिटर विद ऑल रेलेवेंट इंफॉर्मेशन एग्रीड इन टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट। यहां पे भी सेम कहानी, यहां पे कह रहा था सारी चीजें फाइनेंशियल में ठीक कर दी है सिवाय एक के, यहां पे कह रहा है सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है सिवाय एक के। खुद सोच, क्या एक्सेप्टेबल है ये ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्टेबल है, लेकिन जिस मैटर की एक्सेप्शन है ना वो एक्सेप्टेबल नहीं है, उसका फिर इंपैक्ट देखना पड़ेगा हमारी रिपोर्ट पे। आपके ख्याल में रिपोर्ट में इंपैक्ट क्या होगा? ये स्कोप लिमिटेशन है, क्वालिफाइड ओपिनियन आएगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं मिली ना भाई। ऐसे ही ना ऑडिटर को कहे सर सारा कुछ ठीक है सिवाय एक मसले के, तो बताइए ऑडिटर क्या करता है, सारा कुछ जो ठीक है उस तरफ जाता है कि जो मसला है कहता है बाकी चीजें छोड़ो, जो मसला है वो बताओ। तो जब रिप्रेजेंटेशन में कहे ना बाकी सारा कुछ ठीक है एक मसला है, तो आपने सोल्यूशन में क्या लिखना है, आपने कहना बाकी सारा कुछ तो ठीक है एक्सेप्टेबल, उसको एक्सेप्ट करके साइड पे कर दे, जिसमें मसला है वो बताएं, उसका इफेक्ट क्या होगा हमारी रिपोर्ट पे वो डिसाइड करना है। उस बात समझ आ रही है दोनों की? ये उसने कंसेप्ट सेम है कि रिप्रेजेंटेशन में अगर कोई प्रॉब्लम डिस्कस कर दे, हमने उसका रिपोर्ट पे इंपैक्ट देखना क्या है। रिप्रेजेंटेशन लेटर एक्सेप्ट कर लेंगे, एक चीज प्रॉब्लम होने की वजह से सारा लेटर रिफ्यूज नहीं करेंगे, लेकिन जो प्रॉब्लम है उसका इफेक्ट रिपोर्ट पे क्या है वो बताना। यहाँ पे मिस स्टेटमेंट थी, यहाँ पे स्कोप लिमिटेशन, बेसिक कंसेप्ट सेम है। क्लियर जी? जी जी देखे यहाँ पे देखे ना, ये यहाँ पे उसने जो कहा एक्सेप्शन दी है कि सारी रिप्रेजेंटेशन दे दी, एक्सेप्शन दी है नॉन कंप्लायंस विद अकाउंट फ्रेमवर्क। तो जो नॉन कंप्लायंस विद फ्रेमवर्क है वो क्या होता है? मिस स्टेटमेंट। और यहाँ पे जो एक्सेप्शन दिया है तो इशू क्या उठाया उसने कि इंफॉर्मेशन फाइल में डिस्ट्रॉय हो गई, तो इंफॉर्मेशन फाइल में डिस्ट्रॉय हो जाए तो क्या है? स्कोप लिमिटेशन, सिंपल। हाँ जी बिल्कुल, हम बताएंगे ये मिस स्टेटमेंट है, अगर इफेक्ट मटेरियल है तो क्वालिफाइड, और परवेसिव है तो एडवर्स। यहाँ पे स्कोप लिमिटेशन, इफेक्ट मटेरियल तो क्वालिफाइड, परवेसिव तो डिस्क्लेमर। क्या मैनेजमेंट एक दफा हमें रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर दे तो बाद में चेंज, देखिए प्रैक्टिकली तो हम उसी दिन ऑब्टेन करते हैं जिस दिन रिपोर्ट साइन होनी होती है, तो बाद में रिप्रेजेंटेशन चेंज नहीं होती। लेकिन अगर ऑलरेडी पहले कोई महीना डेढ़ महीना पहले, आपको तो ऑडिट के दौरान में भी जमानी कलामी रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करता है, वो चेंज करना चाहे तो कर सकता है। इन्फॉर्मेशन बाद अपडेट भी हो जाती है, हो सकता है पहले कोई लीगल या रिलेटेड पार्टी उनको पता ही ना हो, लॉयर ने बाद में बताई हो, तो पहले उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दे दी कि कोई रिलेटेड पार्टी या नहीं है लीगल केस, बाद में हमें कहने सर हमने अपडेट करना, कर सकते हैं। वो फिर हम हालात तो वाकयात का जायजा लेते हैं कि क्या मैनेजमेंट ने जानबूझ के तो नहीं छुपाया था। वो याद है रिलेटेड पार्टी में भी एक कंसेप्ट था कि अगर ओमिशन इंटेंशनल हो तो रिस्क ऑफ फ्रॉड, अगर अनइंटेंशनल है तो रिस्क ऑफ कंप्लीटनेस ऑफ रिलेटेड पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा 10, कह रहा है अब ये सब्सिक्वेंट इवेंट का है और इसी बहाने हमारा स्टार्टअप बन जाएगा आज के लेक्चर का, जो कि मैंने आपको बताया कि इंतहाई अहम लेक्चर है, पूरा फोकस होकर सुनना है। अभी ना उठे, अभी सर। ऑडिटर शुड एक्टिवली लुक फॉर सब्सिक्वेंट इवेंट्स अप टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। एक्टिवली के लफ्ज को अंडरलाइन करें, सही लफ्ज इस्तेमाल किया है, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तो एक्टिव रिस्पांसिबिलिटी है। स्टेट द प्रोसीजर व्हिच एन ऑडिटर शुड परफॉर्म स्पेसिफिकली फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट। अच्छा मुझे ये बताइए, सब्सिक्वेंट इवेंट्स को आइडेंटिफाई करने से पहले वाले प्रोसीजर पूछ रहा है या आइडेंटिफाई करने के बाद वाले? पक्का पहले वाले? हाँ जी पहले वाले, शाबाश। तो वो 5 प्रोसीजर कौन कौन से थे? 2 साहब गवर्नेंस के मिनट्स ऑफ द मीटिंग पढ़ने हैं, इंक्वायर करना है, प्रोसेस क्या है, इंटायरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंस्पेक्ट करना है, रिप्रेजेंटेशन वगैरह। बिल्कुल ठीक, सही जगह पे पहुंच गया, सही जगह। 11 यू आर द ऑडिट मैनेजर इन ए फर्म ऑफ चार्टर्ड, अच्छा सॉरी रिक्वायरमेंट पहले,
फॉर ईच ऑफ द अबव सिचुएशंस इवैल्यूएट द नीड फॉर अमेंडमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड सजेस्ट द ऑडिटर्स कोर्स ऑफ एक्शन। अच्छा, अमेंडमेंट का लफ्ज बड़ा कमाल का उसने सेलेक्ट किया, अमेंडमेंट। आपको पता है जो एडजस्टिंग इवेंट होते हैं ना, जो सॉरी सब्सिक्वेंट इवेंट होते हैं, वो दो तरह के होते हैं। एक होता है एडजस्टिंग, नॉन एडजस्टिंग। फर्क क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट इम्पैक्ट? या स्टूडेंट ने पूछा सर फाइनेंशियल इम्पैक्ट बताए दोनों का। एडजस्टिंग इवेंट्स की अमाउंट से रिकॉर्ड होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, नॉन एडजस्टिंग इवेंट का डिस्क्लोजर रिक्वायर होता है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडजस्टमेंट की है एक सब्सिक्वेंट इवेंट की, आपको फौरन पता चल जाएगा ये एडजस्टिंग इवेंट है। अगर मैं कहूंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज किया है, आपको फौरन पता चल जाएगा नॉन एडजस्टिंग है। लेकिन अगर मैं एग्जामिनर हूं, मैं ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, आपको पता ही नहीं चलेगा एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग। मैं क्या कहूंगा, मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंड किया है। अब लफ्ज अमेंड में हर तरह की अमेंडमेंट आ जाती है, वो चाहे अमाउंट्स की एडजस्टमेंट हो, चाहे डिस्क्लोजर्स हो। ठीक है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। अब उसने आपसे ये पूछा अमेंडमेंट, यानी अमेंडमेंट का मतलब एडजस्टिंग है तो एडजस्टिंग बताओ, नॉन एडजस्टिंग है तो नॉन। दो सेशन है, दोनों को लगातार डिस्कस करना है जी। पहले करते हैं, मेगा मोटर्स लिमिटेड offers 3-year warranty for its products. WML assessed its warranty obligations to be rupees 20 million for the year ended 30 June 21. दादा लगाया कितने? 20 million. The board of directors have approved the financial statements on 6 सितंबर 2021. Just before signing the audit report, financial statements अप्रूव हो गई है। अब मुझे बताइए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पहले अप्रूव होती हैं कि ऑडिट रिपोर्ट पहले साइन होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पहले अप्रूव होती हैं। ये चैप्टर 4 में पढ़ा था डेढ़ में कि जब तक वो अप्रूवल नहीं होगी, एविडेंस इंक्लूडिंग अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिपोर्ट साइन नहीं करने। तो अप्रूवल बाय डायरेक्टर पहले होगी, रिपोर्ट बाद में साइन होगी। ये ध्यान में रखिएगा कंसेप्ट, अप्रूवल बाय डायरेक्टर्स पहले, रिपोर्ट बाद में साइन। तो अप्रूवल कर दी, रिपोर्ट अभी साइन होनी थी। जस्ट बिफोर साइनिंग द ऑडिट रिपोर्ट, इसको अंडरलाइन करें। और मुझे बताइए ये कौन सा वाला केस है? ए से बी के दरमियान में, बी से सी के दरमियान में, किसी के बाद? ए से बी के दरमियान में। एक्टिव रिस्पांसिबिलिटी है। योर ऑडिट टीम केम टू नो अबाउट ए लेटेंट डिफेक्ट एमएमएल प्रोडक्ट्स। एमएमएल में कोई बिल्ट इन डिफेक्ट था, कोई डिफेक्ट था। फिर क्या हुआ? दिस डिफेक्ट वाज नाइदर अर्लियर डिस्कवर्ड नॉर नोन टू एमएमएल। ये पहले सामने नहीं आया था। अब बताइए डिफेक्ट है, इससे क्या इन्वेंट्री की एनआरवी कॉस्ट से कम पे जाएगी? जाहिर है डिफेक्टिव इन्वेंट्री कभी रेगुलर प्राइस में नहीं बिकती, एनआरवी कम होगी। अब क्या ये इशू एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग? क्या कंडीशन एग्जिस्ट करती थी बैलेंस शीट डेट पे? क्या ये इन्वेंट्री के बैलेंस शीट पे डिफेक्ट होने का चांस है? बिल्कुल है। जो अभी बाद में इन्वेंट्री ईयर एंड के बाद कम प्राइस पे सेल हुई, ईयर एंड पे भी वो कम प्राइस वाली ही थी। हाँ, अगर क्वेश्चन में कहता कि बाद में बारिश आ गई जिससे इन्वेंट्री खराब हो गई, आग लग गई जिससे इन्वेंट्री खराब हो गई, तो फिर नॉन एडजस्टिंग होता। लेकिन अगर वो कुछ नहीं बताया, साइलेंट रहता है, तो उसका मतलब क्या हुआ? वो जो हमने एडजस्टिंग इवेंट वाली लिस्ट पढ़ी है वो सारी एडजस्टिंग। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, एडजस्टिंग इवेंट वाले सारे एडजस्टिंग है, नॉन एडजस्टिंग वाले सारे ना। लेकिन क्वेश्चन में अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हो ना, तो याद रखे वो इतनी महारत रखता है कि एडजस्टिंग इवेंट को नॉन एडजस्टिंग में और नॉन एडजस्टिंग को एडजस्टिंग में कन्वर्ट कर दे। जैसे अगर ईयर एंड से पहले कंपनी के खिलाफ लीगल केस फाइल हुआ है, कंपनी के खिलाफ लीगल केस है ईयर एंड से पहले, और अगर क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दे, सर लीगल केस है लेकिन कंपनी के खिलाफ बाद में फाइल हुआ है, नॉन एडजस्टिंग। अगर कहे इन्वेंट्री पहले ऑब्सोलीट हो गई थी, एडजस्टिंग। और अगर कहे इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हुई है ईयर एंड के बाद, क्योंकि ईयर एंड के बाद कोई जलजला आया था जिसकी वजह से प्लांट डैमेज हो गया था या इन्वेंट्री डैमेज हो गई थी, ये नॉन एडजस्टिंग। समझ रहे हैं? एक केस स्टडी थी, बड़ी क्लासिक केस स्टडी उसने बनाई। उसने कहा ईयर एंड के बाद डेटर बैंकरप्ट हो गया, अगर यहाँ पे चुप कर जाता हम कहते हैं एडजस्टिंग इवेंट है। उसने कहा किस वजह से डेटर? उसकी फैक्ट्री में आग लग गई। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले उसने गोइंग कंसर्न नॉट एप्रोप्रिएट। हालांकि आग लगी थी कस्टमर की फैक्ट्री में, हमारे क्लाइंट की फैक्ट्री में तो आग लगी ही नहीं थी। गोइंग कंसर्न हमारे तो सीधे फर्क। ठीक है, फिर उसके बाद स्टूडेंट कहने लगे सर ने बार-बार क्लास में बताया बैंकरप्सी ऑफ डेटर इज एडजस्टिंग इवेंट, तो ये एडजस्टिंग इवेंट है। हालांकि साथ में ये भी बताया अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन होना तो उसके लिहाज से डिसाइड करना है, अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन हो। यहाँ पे उसने एडिशनल इंफॉर्मेशन बता दिया कि कंडीशन बाद में एग्जिस्ट की, पहले नहीं की, तो ये बैंकरप्सी ऑफ डेटर है, लेकिन इसके बावजूद नॉन एडजस्टिंग है। समझ आ रही है बात? तो यहाँ पे बताइए अब क्या एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग? उसने कुछ भी नहीं बताया कि डिफेक्ट कब था, इसका मतलब डिफेक्ट पहले से था, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगा कोई, ये रेंट पे भी था, एडजस्टिंग इवेंट है, इसकी बेस पे एनआरवी को
राइट डाउन करना पड़ेगा टू एनआरवी। और अब चूंकि स्पेसिफिक इवेंट आ गया, स्पेसिफिक प्रोसीजर भी परफॉर्म करेंगे, इन्वेंट्री की एनआरवी भी और प्रोविजन वारंटी को भी रीअसेस करना है। लेकिन अब आपकी ये अब आपकी जजमेंट होगी कि एक एक दोनों स्पेसिफिक एरिया का प्रोसीजर लिखना है कि दो दो के तीन तीन। ठीक है, मेरा 10 नंबर है, दो दो भी लिख दे तो काफी है, दो एनआरवी के और दो प्रोविजन के लिए। फार्मूला रीअसेस कर दे, रिवाइज कर लें, कैलकुलेशन चेक, एक्सपर्ट को एंगेज कर लें फार्मूला के लिए, कर सकते हैं ना वारंटी के लिए। एनआरवी के लिए सब्सिक्वेंट सेल प्राइस होती है और क्या है, सब्सिक्वेंट सेल प्राइस, और उसको फिजिकली इंस्पेक्ट कर लेना काफी है। तो इसमें अहम चीज स्पेसिफिक इवेंट भी डिस्कस किया है, उसके प्रोसीजर मिस नहीं करने। सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट ये करते हैं, और मैंने आपको बताया है कि जहां कहीं स्पेसिफिक इवेंट आ जाए, आपने जिस केस स्टडी में भी आ जाए, प्रोसीजर जरूर करना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए क्वेश्चन को उल्टा पुल्टा के आप एडजस्टिंग और नॉन बना सकते हैं। ठीक है, नॉन एडजस्टिंग बना सकते हैं। अब एक और काउंटिंग में जब मैथ्स स्टूडेंट था, एक बड़ी अच्छी एग्जांपल थी, अब वो भाई ने वो इशू उठाया, उससे रेलेवेंट एग्जांपल मेरे ज़हन में आ गई। कोई नहीं, आज 2-4 मिनट एक्स्ट्रा भी बैठना पड़ेगा, कोई बात नहीं, बैठाता कोई बात। तो हाँ, उन्होंने कहा एक होटल था, उसमें पार्टी चल रहे थे, न्यू ईयर पार्टी, और उस पार्टी में कोई भी ऑडिटर मौजूद नहीं था। बताइए क्यों? क्योंकि सारे स्टॉक काउंट करने गए हुए थे, सारे स्टॉक काउंट करने गए, इसलिए उस होटल ने खाने में ये सारा हुआ 31 दिसंबर को 12 बजे से पहले हुआ। खाने में कुछ ऐसा कोई जहर, हल्की आंच वाला जहर था कि जिससे पेशेंट्स ने इसको इस्तेमाल किया, उनकी तबीयत खराब हो गई, वो पहुंच गए हॉस्पिटल। अच्छा, अब इस केस में उसने कहा था, उन्होंने जो लीगल केस फाइल किया ना कस्टमर ने, वो ईयर एंड के बाद किया। क्या ये एडजस्टिंग इवेंट है कि नॉन एडजस्टिंग? हाँ, ये एडजस्टिंग, शाबाश पहुंच गया। एडजस्टिंग क्यों? क्योंकि जो कंडीशन जिस वजह से वो लीगल, वो पहले लेकर हो चुकी थी। तो भाई की बात बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा सर बाज़ का ऐसा भी हो सकता है, लीगल केस पहले हुआ, डिसीजन बाद में हुआ, तो एडजस्टिंग है। लेकिन अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन दे तो ऐसा भी हो सकता है कि इवेंट पहले, लीगल केस बाद में फाइल हुआ, लेकिन इवेंट पहले हो चुका, तो वो क्या होगा फिर? इसका मतलब हुआ हमारे लिए अहम ये है इवेंट हुआ कब, सामने कब आया, ये अहम नहीं, इतना ज्यादा अहम क्या है? हाँ हाँ, लिखे फिर। सब्सिक्वेंट इवेंट में ज्यादा अहम है वकुआ हुआ कब, वकुआ हुआ कब, वकुआ नहीं लिखना था, इवेंट, इवेंट, इवेंट हुआ कब। सब्सिक्वेंट इवेंट में हमारे लिए ज्यादा अहम है इवेंट अकर कब हुआ, इवेंट अकर कब हुआ, सामने कब आया, ये कम अहम है। दोनों चीजें फर्क है ना, अकर किसी और दिन हुआ, सामने किसी और दिन आया, दोनों फर्क हो सकते हैं ना। तो हमारे लिए ज्यादा अहम क्या है? अकर कब हुआ। चलिए जी, सेकंड पार्ट, वो कह रहा है डॉन होटल लिमिटेड वाज सेवरली डैमेज्ड बाय फ्लैश फ्लड ऑन 31 अगस्त 2021। ईयर एंड के बाद है, कैसे पता चला ईयर एंड के बाद? हाँ जी, डेट से। Initial assessment of incident showed that significant repairs are required and the hotel would not be operational for at least a month. Audit report for the year ended 30th June 2021 has not yet been issued. वो डिस्क्लोजर वगैरह की बात कर लेंगे। क्या कोई स्पेसिफिक इवेंट है जिससे रिलेटेड प्रोसीजर बताने चाहिए? फ्लड, फ्लड से एसेट्स डिस्ट्रॉय। अच्छा, एक चीज आपको बताऊं, शायद आप वो चीज सुन के उछल पड़ेंगे, शायद डिस्क्लोजर्स में भी अमाउंट्स आ सकती हैं, ये पता है ना आपको। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है फिक्स एसेट का शेड्यूल, डिस्क्लोजर है, अमाउंट आती है। और इन्वेंट्री को जब राइट डाउन टू एंड तो उसका भी डिस्क्लोजर, और वो रिवैल्यूएशन जब करते हैं तो कॉस्ट में क्या अमाउंट होगी वो डिस्क्लोज करते हैं, तो डिस्क्लोजर में भी अमाउंट आ सकता है। तो इसीलिए फ्लड के डिस्क्लोजर में हम सिर्फ ये नहीं लिखते इस तारीख को फ्लड आया था और सारे एसेट्स को भाग के ले गया या डिस्टर्ब, बल्कि उन एसेट्स की अमाउंट्स को भी लिखते हैं जो इफेक्ट हुए हो। तो उस अमाउंट को लिखने के लिए कि आपको जो फ्लड से एसेट्स इफेक्ट हुए हैं उनकी डिस्क्रिप्शन, डिटेल, अमाउंट देनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? बिल्कुल देनी पड़ेगी। ठीक है, वो एक केस स्टडी थी कि ईयर एंड के बाद कोई शिप थी किसी कंपनी की, वो समंदर में वो डिस्ट्रॉय हो गई। एज ऑडिटर हमने सिर्फ ये जो शिप डिस्ट्रॉय, ये डिस्क्लोजर देना था कि उसके ऊपर जो इन्वेंटरी सामान वगैरह जाया हुआ उसका भी डिस्क्लोजर देना है, उसका भी डिस्क्लोजर है, वरना यूजर तक कंप्लीट पीछे नहीं पहुंचेगी ना कि कितना नुकसान हुआ। तो इसीलिए नॉन एडजस्टिंग है, ये डिस्क्लोजर आएगा फ्लड या फायर का भी,
बात कहता है ईयर एंड के बाद इन्वेंट्री डिस्ट्रॉयड बाय फायर है, तो हमने इस पे डिस्क्लोजर, लेकिन क्या फायर वाली जगह को विजिट करना चाहिए इस केस में? क्यों विजिट करना चाहिए? देखने के लिए कि कितनी इन्वेंट्री जली। भाई ये क्यों देख रहे हैं कितनी इन्वेंट्री जली है? एडजस्टिंग इवेंट तो नहीं है, नॉन एडजस्टिंग है, लेकिन डिस्क्लोजर कंप्लीट देने के लिए जो ऐसा डिस्ट्रॉय हुआ है उसकी अमाउंट भी बतानी पड़ेगी। उसको समझ आया? नहीं समझ आया? चलिए, तो ये देखिए उसने थ्योरेटिकली पूछा था, ये केस स्टडी, इसमें एडजस्टिंग इवेंट है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। चलिए अब आते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। अटेंटिव हो जाइए, अपने माइंड को रिफ्रेश कर लें, रीस्टार्ट कर लें। अच्छा, बजाहिर दिखने में आपको ये बहुत ज्यादा चीजें नजर आ रही होंगी, लेकिन इतनी ज्यादा छोटे छोटे हैं कंसेप्ट, इजी। आपने सिर्फ एक काम करना है, अगले आधे घंटे में अपने माइंड को पूरा फोकस रखना है सामने वाले बोर्ड पे, सामने वाले। जिस तरतीब से जो चीजें सिखाता जाऊं आपने उसको कवर करते जाना है। क्लियर? स्टार्ट करें जी। टॉपिक, अब ये पिछला टॉपिक भी मैं क्विक रिकैप कर रहा हूं ताकि हमारा सीक्वेंस बन जाए, हमारा बेस भी बन जाए। टॉपिक है हमारा सबसीक्वेंट इवेंट्स। सबसीक्वेंट इवेंट कहते हैं उन इवेंट्स को जो ईयर एंड के बाद अकर हुए हों, ईयर एंड के बाद अकर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सबसीक्वेंट इवेंट्स को डिफाइन करते हुए कहता है कि ये बैलेंस शीट डेट से लेके डेट ऑफ इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक होते हैं। यानी सबसीक्वेंट इवेंट्स का पीरियड क्या है, कब से कब तक? ईयर एंड से लेके डेट ऑफ इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक होते हैं। लेकिन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, ये काउंटिंग वाले कहते हैं अकाउंटिंग, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं? ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी सबसीक्वेंट इवेंट्स को आइडेंटिफाई करने की है, लेकिन कब से कब तक? पॉइंट ए ईयर एंड से लेके पॉइंट बी डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक। डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के, अच्छा एक मुझे क्वेश्चन बताइए, यहाँ पे पहला अहम क्वेश्चन, क्या ऐसे इवेंट्स जो पॉइंट बी के बाद और पॉइंट सी से पहले अकर हुए हैं, क्या वो सबसीक्वेंट इवेंट है? सबसीक्वेंट इवेंट है, लेकिन ऑडिटर की जिम्मेदारी तो नहीं है उनको ढूंढना। तो ऑडिटर को कैसे पता चलेगा? मैनेजमेंट बताएगी, या अखबार में खबर आ जाएगी, या किसी और सोर्स से उसको कोई एम्प्लॉय बता दे, वगैरह वगैरह, किसी और सोर्स से पता। खुद एक्टिवली कोशिश नहीं करेगा, लेकिन उसे किसी मैनेजमेंट से या किसी और सोर्स से पता चल जाएगा। अच्छा, मैनेजमेंट या किसी और सोर्स से पता चल जाए, क्या फिर भी उसे आंखें बंद कर लेनी चाहिए ऑडिटर को कि कोई एक्शन लेना जरूरी है? बिल्कुल, क्योंकि वो बाय अकाउंटिंग डेफिनेशन वो सबसीक्वेंट इवेंट है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसे एडजस्ट या डिस्क्लोज होना है। क्लियर? अच्छा, अब सुन लीजिए, अगर आप अकाउंटिंग के स्टूडेंट होंगे ना, तो आपके लिए सिर्फ एक चीज अहम है, इवेंट एडजस्टिंग के नॉन एडजस्टिंग। अकाउंटिंग के पेपर में, ऑडिट के पेपर में इवेंट एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग, ये भी अहम है लेकिन कम अहम है। ज्यादा अहम क्या है? इवेंट अकर कब हुआ। ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा अहम क्या, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा अहम चीज क्या है? इवेंट एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग। ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा अहम चीज क्या है? इवेंट अकर कब हुआ। इवेंट, अच्छा यहाँ पे नोट कीजिए, अभी भी नोट कराया था मैं, ये नहीं कह रहा इवेंट आइडेंटिफाई कब हुआ, अकर कब हुआ, ये अहम है। क्योंकि अगर ए और बी के दरमियान में इवेंट अकर हुआ, वो ऑडिटर की एक्टिव रिस्पांसिबिलिटी है। वो अगर ऑडिटर नहीं ढूंढ सका तो उसे पूछा जाएगा, भाई तुमने ढूंढना था, क्यों नहीं ढूंढा? अगर बी और सी के दरमियान में इवेंट अगर हुआ तो वो ऑडिटर से नहीं पूछा जाएगा, मैनेजमेंट से पूछा जाएगा, भाई ऑडिटर की जिम्मेदारी तो नहीं थी, तुमने बताना था, तुमने क्यों नहीं बताया? ए और बी के दरमियान किसकी जिम्मेदारी? ऑडिटर की। बी और सी के दरमियान किसकी जिम्मेदारी? मैनेजमेंट। हाँ, मैनेजमेंट बता दे, उसके बाद ऑडिटर भी भागदौड़ करेगा। और सी के बाद अगर कोई इवेंट अगर होता है, वो किसी की भी जिम्मेदारी नहीं, ना मैनेजमेंट की ना ऑडिटर, क्योंकि बाय डेफिनेशन वो सबसीक्वेंट इवेंट है ही नहीं। बाय डेफिनेशन वो सबसीक्वेंट, पॉइंट सी के बाद अगर कोई इवेंट अगर होता है उसमें किसी की जिम्मेदारी नहीं। क्यों? क्योंकि बाय डेफिनेशन वो सबसीक्वेंट इवेंट। भाई यहां तक बात समझ आए? अब सुनिए, पॉइंट ए से बी के दरमियान में ऑडिटर की एक्टिव रिस्पांसिबिलिटी है, यानी ऑडिटर ने खुद से प्रोसीजर परफॉर्म करके सबसीक्वेंट इवेंट को आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, वो प्रोसीजर्स कौन से हैं टू आइडेंटिफाई सबसीक्वेंट इवेंट? वो 5 प्रोसीजर हमने कर पढ़ लिए, तो रिपीट नहीं कर रहा। अगर इन प्रोसीजर से कुछ भी सामने नहीं आता, टॉपिक यहीं खत्म। अगर इन प्रोसीजर से कोई ना कोई सबसीक्वेंट इवेंट सामने आ जाता है, फिर ऑडिटर ने क्या करना है? उस इवेंट को वेरीफाई करने के लिए स्पेसिफिक प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। क्लियर? जो आपको केस स्टडी के सॉल्यूशन में भी
करने पड़ेंगे, चाहे इवेंट फायर का हो, चाहे बैंक्रप्सी ऑफ डेटर का हो, चाहे लीगल केस का हो, चाहे कोई और एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग में से हो, आपको स्पेसिफिक प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे। भाई यहां तक क्लियर? ये हमने पहले पढ़ा। अब सुन लीजिए, ऑडिट रिपोर्ट साइन हो गई, इसके बाद ऑडिट रिपोर्ट के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट इश्यू होने से पहले कोई सब्सिक्वेंट इवेंट अकर हुआ, क्या हुआ? अकर हुआ, तो उस पे क्या ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी? पैसिव। पैसिव का मतलब क्या? कि उसने खुद से भागदौड़ करके प्रोसीजर को आइडेंटिफाई नहीं करना। अगर कोई इवेंट हुआ है तो मैनेजमेंट बताएगी। हाँ, जब मैनेजमेंट बताएगी फिर इसकी जिम्मेदारी राइज हो गई। जैसे ही मैनेजमेंट इसे बताया सर इवेंट अगर हो गया, ऑडिटर ने अगला सवाल, ऑडिटर ने मैनेजमेंट से पूछना है, अच्छा सर आपने मुझे बता दिया या मुझे अखबार से पता चल गया, ठीक है, अगले सवाल का जवाब दीजिए, आप कैसे इस इवेंट को हैंडल करने जा रहे हैं? क्या हाउ यू आर गोइंग टू डील विद दिस इशू? क्या आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंड करेंगे या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंड नहीं करेंगे? अब यहाँ पे नोट कीजिए, मैंने लफ्ज क्या इस्तेमाल किया? अमेंड, क्योंकि वो इवेंट एडजस्टिंग भी हो सकता है, नॉन एडजस्टिंग भी हो सकता है। लफ्ज अमेंड दोनों को कवर कर देता है। जैसे लफ्ज सब्सिक्वेंट इवेंट एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग दोनों को कवर कर देता है ना, उसी तरह लफ्ज अमेंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के दोनों तरह के कवर कर लेता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को, एडजस्टमेंट को भी और डिस्क्लोजर को भी। तो या तो मैनेजमेंट, अब खुद बताइए, अगर ऑडिट रिपोर्ट के बाद पता चला कि कोई लीगल केस फैसला हो चुका था, वकील ने नहीं बताया था अभी तक हमें, या ऑडिट रिपोर्ट के बाद कोर्ट का डिसीजन आ गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इश्यू होने से पहले, ऑडिट रिपोर्ट के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट इश्यू होने से पहले लीगल केस का डिसीजन हो गया, कोई डेटर बैंकरप्ट हो गया, बताइए ये एडजस्टिंग इवेंट है कि नहीं? एडजस्टिंग। अगर कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी, नॉर्मल, देखिए मैं क्वेश्चन साइलेंट हो गया ना, इसका मतलब है कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी, क्या एडजस्टिंग इवेंट है? बी और सी के दरमियान में जो इवेंट हुआ एडजस्टिंग इवेंट है या नॉन एडजस्टिंग है? क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमेंडमेंट होनी चाहिए? ऑडिटर सबसे पहले मैनेजमेंट से पूछेगा, बताइए आप क्या करने जा रहे हैं? मैनेजमेंट या तो होगी गुड या बैड। अगर गुड मैनेजमेंट है, कहेगी सर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंड करते हैं। अगर होगी बैड, क्या कहेगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड नहीं करते। इसलिए देखे, जब कभी ऑडिट रिपोर्ट के बाद और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इश्यू होने से पहले कोई इवेंट अकर हुआ, वो सब्सिक्वेंट इवेंट है। एग्रीड? जब सब्सिक्वेंट इवेंट है, ऑडिटर मैनेजमेंट से पूछेगा कैसे डील करेंगे आप? या तो मैनेजमेंट कहेगी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंड करते हैं, या मैनेजमेंट कहेगी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंड नहीं करते। पहले क्या करें? अगर मैनेजमेंट कहती है हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंड करते हैं, हम कहेंगे बेहतरीन, आप करें मैनेजमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। मैनेजमेंट क्या करेगी? स्टेप नंबर 1, मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंड करेगी। स्टेप नंबर 2, ऑडिटर वेरीफाई करेगा कि क्या वो अमेंडमेंट ठीक है कि नहीं। यहां पे परफॉर्म प्रोसीजर और अमेंडमेंट से मुराद है उस स्पेसिफिक इवेंट के प्रोसीजर जो केस स्टडी में दिया होगा। जब आप ये लाइन लिखने लगे ना एग्जाम में, तो फौरन जहन में आ जाए परफॉर्म प्रोसीजर, तो क्या मुझे वो प्रोसीजर लिखने चाहिए? वो स्पेसिफिक प्रोसीजर लिखने चाहिए? अगर क्वेश्चन में उसने इवेंट बताया तो लिखेंगे। स्टेप नंबर, अगर मैनेजमेंट ने, अब यहां पे सारा लॉजिकल चलेगा। मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंड करने के लिए तैयार है, मैनेजमेंट क्या करेगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड करेगी। ऑडिटर क्या करेगा? प्रोसीजर परफॉर्म करेगा अमेंडमेंट में, कि अमेंडमेंट ठीक है कि नहीं, एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग वाला ट्रीटमेंट ठीक किया है। फिर क्या करेगा? न्यू ऑडिट रिपोर्ट देगा। पहली ऑडिट रिपोर्ट कौन सी थी? 6 अप्रैल वाली। अब 8 अप्रैल को कोई वकूआ हो गया, अब नई रिपोर्ट आएगी, वो 6 तारीख वाली होगी कि 8 वाली? 8 वाली। और गैस कीजिए, जो नई रिपोर्ट होगी इस पे डेट क्या लिखी होगी? इसमें 2 चेंजेस आएंगी, 2 चेंजेस आएगी। एक कौन सी चेंज आएगी? डेट। और डेट क्यों चेंज हो रही है भला? सुन ले, इसलिए कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अमेंडमेंट, ये लॉजिक सुन ले इसके रीजन, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवाइज हुई ना, तो असूल के मुताबिक, लॉ का भी असूल है कि रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी डायरेक्टर अप्रूव करेंगे। तो जब डायरेक्टर अप्रूव करेंगे रिवाइज वाली 8 तारीख को, तो ऑडिट रिपोर्ट 6 वाली तो हो नहीं सकती। तो इसलिए ऑडिट रिपोर्ट क्या होगी? ऑन और आफ्टर डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ रिवाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑडिट रिपोर्ट की डेट क्या होगी अब की बार? ऑन और आफ्टर डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ रिवाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। भाई समझ आ रहे हैं? तो आप एग्री
कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवाइज हो, उनकी अप्रूवल दोबारा होगी तो हमारी ऑडिट रिपोर्ट भी रिवाइज होनी चाहिए। कोई पूछे किस वजह से, आपने कहना दो रीजन की वजह से। उसने कहना पहली रीजन बताओ, आपने कहना पहली रीजन ये है कि फाइनेंशियल रिवाइज हुई है, अप्रूवल दोबारा हुई होगी। अप्रूवल दोबारा हुई है तो हमारी रिपोर्ट अप्रूवल से पहले की कभी नहीं हो सकती। अब रिवाइज पुरानी अप्रूवल हो सकता है पुरानी डेट पे हुई है, लेकिन अब चूंकि रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, इनकी रिवाइज अप्रूवल है, हमारी ऑडिट रिपोर्ट की डेट भी रिवाइज अप्रूवल के बाद वाली होगी, या वही उसी दिन या बाद। पहली रीजन समझ आ गई ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज करने। दूसरी रीजन कोई बता सकता है दूसरी रीजन क्या है? सब्सिक्वेंट इवेंट की वजह से एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ ऐड करना है। अगर सब्सिक्वेंट इवेंट की वजह से एम्फसिस ऑफ मैटर, ये दो रीजंस हैं जिनकी वजह से क्या होगा, न्यू ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज होगी। जब ऑडिटर एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ रिपोर्ट में इंक्लूड कर रहा था ना, ऊपर होता है, तो ऑडिटर मुस्कुरा रहा था, और जब रिपोर्ट लिख रहा था ना 6 बजे 8, उसकी आंखों से आंसू निकल आए। हमने कहा ये क्या, एम्फसिस ऑफ मैटर में तो मुस्कुरा रहे थे, यहाँ पे रिपोर्ट लिख रहे हो डेट, तो ये आंसू। हालांकि एम्फसिस ऑफ मैटर पूरा पैरा था, रिपोर्ट तो सिर्फ डेट लिखनी है, 6 की जगह पे 8 लिखने हैं। उन्होंने कहा सर आप नहीं जानते, इस 8 के पीछे बड़ी लंबी कहानी है। हमने कहा सुनाओ वो क्या है। उसने कहा स्टैंडर्ड में एक जगह पे लिखा हुआ है कि हमारी एक्टिव रिव्यू की रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक, तो 6 तारीख तक तो हमने सारे काम कर लिए थे। अब ये एक लफ्ज, आप समझ रहे हैं, एक नंबर चेंज हुआ, 6 से 8 हुआ, 6 से 8 नहीं हुआ, ये 6 से 8 के साथ साथ हमारी बाय डेफिनेशन एक्टिव रिव्यू की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक्सटेंड हो गई। अब हमें वो सारे 500 प्रोसीजर जो किए थे पहले, दोबारा इन 2 दिनों के लिए मजीद परफॉर्म करने होंगे। मैं तो दुख समझ रहे हैं उसका, नहीं समझे अभी उसका दुख, समझ गए, समझ गए। तो ये खबर पहुंच गई IAASB के पास भी। उसने ऑडिटर से कहा परेशान ना हो, आपके लिए एक हल है, लेकिन वो हल एक एडिशनल कंसेप्ट है। तो रहने दे, एडिशनल कंसेप्ट क्या कर रहा है। हमने कहा ये एडिशनल कंसेप्ट जो हमारे काम को कम करे, ये तो हमें जितने मर्जी बताएं, जो हमारे काम को कम करे। तो IASB ने एक मैजिकल वर्ड बोला, वो मैजिकल वर्ड था डुअल डेटिंग। इसका मतलब है रिपोर्ट में 2 डेट्स डालना। डुअल डेटिंग का मतलब क्या है, रिपोर्ट्स में 2 और कोई मतलब नहीं, 2 डेट्स डालना। हमने कहा ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। उसने कहा 2 तरीके हैं, 2 तरीके हैं, 2 तरीके। एक तरीका है कि आप जो आसान तरीका क्या है, आप रिपोर्ट में जहां पे डेट लिख रहे हैं ना, वहां पे थोड़ा सा चेंज कर लें। कैसे चेंज कर दें, ये ऐसे लिख लें कि डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट क्या है, फॉर एग्जांपल 6 अप्रैल, एक्सेप्ट फॉर लीगल केस फॉर विच डेट इज 8 अप्रैल। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट कर दें। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट कैसे किया जा सकता है, 2 तरीकों से। एक तरीका है डुअल डेटिंग, बेसिकली तरीका है डुअल डेटिंग। अब डुअल डेटिंग के 2 तरीके हैं। एक है डेट लिखते हुए आप लिख दो बाकी की सारी ऑडिट रिपोर्ट की डेट है 6 अप्रैल, ये जो बैंकरप्सी ऑफ डेटर है इसकी डेट है 8 अप्रैल। इसका मतलब अब आपने डेट के अंदर ही लिख दिया कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक्सटेंडेड वाली है वो किसकी है, वो सिर्फ लीगल केस वाली। भाई ऐसे ही है, ऐसे मिक्स, नो प्रॉब्लम। 6 तारीख को हमने रिपोर्ट साइन की, उस पे डेट लिखी 6, और 6 तक के सारे इवेंट्स सब्सिक्वेंट प्रोसीजर परफॉर्म कर लिए। 8 तारीख को पता चला डेटर बैंकरप्ट हो गया, एडजस्टिंग इवेंट है। मैनेजमेंट से कहा क्या करना है, मैनेजमेंट ने कहा सर इसको ठीक करते हैं। मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंड किया, हमने बैंकरप्सी के प्रोसीजर परफॉर्म करके कंफर्म कर लिया। अब मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिवाइज करके अप्रूव करवाया 8 तारीख को। हमने रिपोर्ट नहीं देनी है कि नहीं, पहला स्टेप, नहीं रिपोर्ट देंगे। न्यू रिपोर्ट में एक तो एम्फसिस ऑफ मैटर आएगा सब्सिक्वेंट इवेंट की वजह से। दूसरा चेंज क्या होगा, डेट का। पहला तरीका है डेट 8 तारीख लिख ले, जो सूली तौर पे नॉर्मल तरीका बनता है। इस 8 तारीख में है टेक्निकली ठीक, कबाहत ये है कि बाय डेफिनेशन आपको अपने प्रोसीजर एक्सटेंड करने पड़ेंगे इस 8 तारीख तक सब्सिक्वेंट इवेंट के। यानी वो जो आपने 5 प्रोसीजर 6 अप्रैल तक परफॉर्म किए थे ना, वो अब 7 और 8 इन 2 दिनों में भी सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना पड़ेगा।
यहाँ पे ऑडिटर कहते हैं सर चेंज तो एक वकूए की वजह से है, बैंकरप्सी ऑफ डेटर, डेटर को चेक करें सिर्फ, हम इसकी वजह से मशीनरी को, हम इसकी वजह से क्रेडिटर्स को वो क्यों देख रहे हैं? तो हमारे प्रोसीजर तो सिर्फ लिमिटेड होने चाहिए डेटर तक। तो ये मसला था, अगर रिपोर्ट में डेट सिर्फ 8 लिखते हैं ना तो बाय डेफिनेशन आपको 8 तक प्रोसीजर एक्सटेंड करना है। स्टैंडर्ड ने इसका हल दिया डुअल डेटिंग कर लें, यानी रिपोर्ट्स में 2 डेट्स डाल दें, यानी एक जो इवेंट हुआ है सब्सिक्वेंट इवेंट उसकी डेट अलग होगी और बाकी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डेट अलग होगी। अब वो जो सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ है उसकी डेट आ जाएगी 8 तारीख और जो बाकी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 6 तारीख। तो हम लिखेंगे डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट क्या है 6 तारीख, एक्सेप्ट फॉर डेटर जिसकी डेट है 8 तारीख। इससे हमारा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो गई, लिमिट हो गई। क्लियर? तो बताइए डुअल डेटिंग के कंसेप्ट ने क्या हम ऑडिटर की जिंदगी आसान की? बिल्कुल आसान। लेकिन याद रखें ये तब दे सकते हैं जब लॉ इसकी इजाजत दे। लॉ बाज़ औक़ात हमारी जिंदगी आसान करता है, बाज़ औक़ात नहीं करता। जैसे कुछ कंट्रीज के लॉ ने जो इंटरनल ऑडिटर की डायरेक्ट असिस्टेंस की इजाजत दी है, कुछ कंट्रीज ने नहीं दी। उसी तरह कुछ कंट्रीज डुअल डेटिंग की इजाजत देती हैं, कुछ नहीं देती। तो अगर डुअल डेटिंग की इजाजत हो तो फिर कर सकते हैं। अच्छा, डुअल डेटिंग का एक और तरीका है, एक तो तरीका आसान तरीका ये है ना, आप डेट को बढ़ा दे। एक है कि एमसीस ऑफ मैटर पैराग्राफ जो आपने दिया हुआ ना उसके साथ एक दूसरी चीज भी लिख दे। इसको एमसीस ऑफ मैटर या अदर मैटर में भी लिखा जा सकता है डेट को, डुअल डेटिंग को, और डेट में भी लिखा जा सकता है। ये बात समझ आई? डुअल डेटिंग किस मसले का हल है? कि जब सब्सिक्वेंट इवेंट की वजह से रिपोर्ट रिवाइज हो, ठीक है, तो हमें बाय डेफिनेशन हमारी एक्टिव रिव्यू की रिस्पांसिबिलिटी भी एक्सटेंड, हम सिर्फ अपनी एक्टिव रिव्यू की रिस्पांसिबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं। तो कैसे कर सकते हैं? डुअल डेटिंग से। और डुअल डेटिंग के 2 तरीके कौन से हैं? एक डेट के साथ ही आगे ऐड कर दें या ऊपर कोई एमसीस मैटर अदर मैटर पैराग्राफ में लिख दें। एमसीस मैटर ऑलरेडी आपने दिया वो उसके साथ भी फिट कर सकते हैं, या अलग लिखना है तो फिर अदर मैटर लिखना पड़ेगा। ये कंसेप्ट आपको बताया ना, एक एमसीस मैटर में 2 मैटर डिस्कस हो सकते हैं। ये एडवांस कंसेप्ट था लेकिन बता दिया था। भाई ये बात समझ आ गई? अब फिर से दोबारा से सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ, बाकी मैनेजमेंट के पास गए, सर क्या करना है? मैनेजमेंट कहा अमेंड करते हैं ना। स्टेप मैनेजमेंट अमेंड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्टेप नंबर 2 ऑडिटर परफॉर्म प्रोसीजर्स टू वेरीफाई। स्टेप नंबर 3 ऑडिटर गिव्स न्यू रिपोर्ट। स्टेप नंबर 4 न्यू रिपोर्ट में एमसीस ऑफ मैटर पैराग्राफ आएगा, किस वजह से? सब्सिक्वेंट इवेंट की वजह, और न्यू रिपोर्ट की डेट चेंज होगी। ठीक है? अच्छा, अब न्यू जो रिपोर्ट की डेट होगी वो क्या होगी? ऑन और आफ्टर डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और जब डेट चेंज हुई तो ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी भी एक्सटेंड हो जाएगी। यहां तक कंसेप्ट खत्म हो जाता है। फिर एडिशनल बोनस कंसेप्ट है क्या, कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी रिस्पांसिबिलिटी एक्सटेंड ना हो तो आप डुअल डेटिंग की तरफ आ जाए। डुअल डेटिंग में रिपोर्ट्स में 2 डेट्स होंगी, एक उस सब्सिक्वेंट इवेंट वाली और एक बाकी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाली। अच्छा, अगर मैनेजमेंट कहे हम नहीं करते, ठीक, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड नहीं करते, फिर क्या करेंगे? अच्छा, अगर तो ऑडिट रिपोर्ट आपने साइन कर दी हुई है, ऑडिट रिपोर्ट साइन करके ना नॉर्मली हम अपने किसी मैनेजर से कहते हैं जाओ यार क्लाइंट को दे आओ। मैनेजर कभी तो फौरी काम कर देता है, कभी कहता है सर कल करूंगा। अगर रिपोर्ट उसके पास है और अभी तक उसने मैनेजमेंट को रिपोर्ट नहीं दी तो पहले फाड़ के फेंक के क्वालिफाइड रिपोर्ट दे दो उसको। लेकिन ऐसा बस कभी कभार ही होता है। अगर रिपोर्ट मैनेजमेंट के पास जा चुकी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू नहीं हुई, सिचुएशन ध्यान में रखिएगा, इसमें सिचुएशन पहचानना अहम चीज है। इस सब्सिक्वेंट इवेंट में सबसे अहम क्या चीज है? सिचुएशन पहचान। ये टाइमलाइन क्लियर होगी ना आपको, नीचे बाकी कंसेप्ट ही है वो आसानी से बता दें। हम मैनेजमेंट से कहेंगे मैनेजमेंट हमने तुम्हें ऑडिट रिपोर्ट दे दी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी इशू नहीं हुई थी, रिपोर्ट दे दी, डेटर बैंकरप्ट हो गया, हमें पता चला, हम तुम्हारे पास आए, तुमने कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक नहीं करनी, हालांकि होनी चाहिए थी। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट से गलत, खबरदार अपनी गलत फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ हमारी सही रिपोर्ट इशू ना करना, क्योंकि ऑटोमेटिकली आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत तो हमारी ऑडिट रिपोर्ट भी इनएप्रोप्रिएट होगी। अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ हमारी ऑडिट रिपोर्ट इशू, क्योंकि तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? सब्सिक्वेंट इवेंट्स नहीं तुमने लिखा हुआ। मैनेजमेंट कहेगी हम तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू करेंगे, हम कहेंगे अच्छा, हम फिर अपने वकील से मशवरा करके जो भी कानूनी हक होगा वो इस्तेमाल करके शेयर होल्डर्स को बताएंगे कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत है, इस पे एतबार नहीं। मुझे बताइए क्या ऑडिटर को अब शेयर होल्डर तक ये बात पहुंचानी चाहिए? कैसे पहुंचाएगा? एजीएम के जरिए, या और भी तरीके हैं। स्टॉक एक्सचेंज में नोटिस भेजा जा सकता है,
अखबार में भी इशू किया जा सकता था, कमीशन को भी दिला दो। भाई कुछ कुछ बात समझ आए, क्विक रिवीजन करते हैं फिर से। ऑडिट बोर्ड के बाद और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने से पहले कोई सब्सिक्वेंट इवेंट अगर हुआ, ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी है पैसिव रिव्यू की, यानी ऑडिटर ने खुद से उसको ढूंढने की कोशिश नहीं करनी, मैनेजमेंट या किसी और तरीके से पता चलेगा उसे। अगर पता चल गया, ऑडिटर भागा भागा मैनेजमेंट के पास जाएगा, कहेगा सर सब्सिक्वेंट इवेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कमेंट करना है या नहीं करना। मैनेजमेंट या तो एग्री करेगी या नहीं करेगी। अगर मैनेजमेंट एग्री करती है, मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिवाइज करेगी, ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट को रिवाइज करेगा। ऑडिट रिपोर्ट में दो चीजें कम से कम चेंज होगी, पहली चीज उसमें डेट चेंज होगी और दूसरा एमसीसो मैटर आएगा। एमसीसो मैटर आएगा सब्सिक्वेंट इवेंट की वजह से, डेट चेंज होगी क्योंकि अब बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवाइज हो रही है। ये जो डेट होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवाइज होने के बाद वाली डेट होगी। लेकिन इस डेट की वजह से एक नया मसला आ गया कि ऑडिटर के प्रोसीजर भी एक्सटेंड हो गए। अगर तो ऑडिटर एक्सटेंडेड प्रोसीजर के साथ खुश है, कंसेप्ट यही खत्म। लेकिन अगर एक्सटेंडेड प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करना चाहता, डुअल डेटिंग कर ले। और डुअल डेटिंग के दो तरीके हैं, एक डेट्स के ऊपर और एक ऊपर एमसीमेट। और अगर मैनेजमेंट कहती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंड नहीं करना, फिर अगर तो रिपोर्ट नहीं दी अभी किसी वजह से, साइन कर ली थी है हमारे पास, फाड़ के फेंक के क्वालिफाइड ओपिनियन की रिपोर्ट दे दो उसके। और अगर मैनेजमेंट को रिपोर्ट दे चुके थे तो उसे वार्न करेंगे, नोटिफाई करेंगे, खबरदार अपनी गलत फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ हमारी रिपोर्ट इशू ना करना। अगर स्टिल मैनेजमेंट इशू कर देती है तो नेसेसरी स्टेप्स लेंगे यूजर्स को कम्युनिकेट करने के लिए, यूजर्स को कम्युनिकेट करें। तो यहां तक क्लियर। अच्छा, अब आगे इसकी रेपिटेशन हो रही है, रेपिटेशन। अब अच्छा मैं 5 मिनट 7 मिनट बस यार। डेट ऑफ इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब सुन ले, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो जाए, पहला सवाल भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने के बाद तो कोई इवेंट अगर हुआ वो सब्सिक्वेंट इवेंट होता ही नहीं, फिर ये सारी कहानी क्यों लिखी है? वो इसलिए लिखी है, सुन ले, गौर से सुनिए, गौर से सुनिए, बहुत अहम कंसेप्ट। अगर इवेंट अकर ही पॉइंट सी के बाद हुआ है वो सब्सिक्वेंट इवेंट नहीं है। लेकिन अगर अकर पहले हो चुका था, आइडेंटिफाई बाद में हुआ है, ये सब्सिक्वेंट इवेंट है। नहीं समझ आई बात? अगर इवेंट अकर ही बाद में हुआ फिर ये सब्सिक्वेंट इवेंट है नहीं है, हम कहेंगे कुछ भी नहीं करना, क्रॉस। और अगर इवेंट लेकिन अकर पहले हो चुका, सी से पहले, आइडेंटिफाई बाद में हुआ, ये सब्सिक्वेंट इवेंट है। अब इस पे अगर ये सामने आ जाता है, करना क्या है? वही जो पहले किया था, सेम, सिर्फ एक बात एडिशनल होगी। और वो बात इस वजह से एडिशनल होगी क्योंकि अब घर की बात घर में नहीं है। जब घर की बात घर से बाहर चली जाए ना, जब बाहर वालों को पता चल जाए झगड़ा हुआ है, तो जब सुलह हो जाए वो भी बाहर वालों को पता है। बात पता है ना, फेसबुक पे तलाश गुमशुदा का इश्तेहार, वो अगले दिन मिल जाता है, पर पूरा महीना फोन आते रहते हैं या लोग ढूंढते रहते हैं। हो सकता है ना, क्योंकि गुम हुआ बच्चा बता दिया, जब मिला तब नहीं बताया, बाकी सारी दुनिया ढूंढ रही है, घर वाले स्कूल से बैठे। तो ऐसे नहीं बताना चाहिए ना, घर की बात घर से बाहर। सी तक क्या था, घर की बात घर के अंदर थी। पॉइंट सी के बाद नोट करें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर तक पहुंच गई है। मेन कंसेप्ट सेम होगा, सिर्फ एक प्रोसीजर इंक्रीज होगा, आप खुद बताएंगे कौन सा। स्टेप नंबर 1, पॉइंट सी के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो चुकी थी, बाद में पता चला ओहो वकील के केस का फैसला हो चुका था, नोटिस वकील दबा के बैठा था। जब उसको फीस दी तो उसने बताया सर ये तो आपका 10 जनवरी का केस आपने जीत लिया, यहाँ हार गए हुए। क्या एडजस्टिंग इवेंट है भाई? क्यों ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने के बाद सामने आया है, आइडेंटिफाई बाद में, अकर तो पहले हो चुका था ना, तो इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। बागे बागे मैनेजमेंट के पास जाएंगे, कहेंगे सर हाउ वुड यू डील विद दिस सिचुएशन? या तो मैनेजमेंट अमेंड करेगी या नहीं करेगी। अगर मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अच्छा लेकिन अगर मैनेजमेंट एग्री कर जाए तो पहले हमने मैनेजमेंट से कहना है अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिवाइज ना करो, पहले यूजर्स को बता दो ताकि वो मजीद डिसीजन ना ले, क्योंकि गलत फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। मैनेजमेंट को पहले स्टेप्स लो, मैनेजमेंट पहले स्टेप्स लो, यूजर्स को बताओ, क्या बताओ कि मजीद वो फाइनेंशियल जो तक पहुंची है गलत है, उनके ऊपर मजीद डिसीजन मेकिंग ना करें, अभी इंतजार कीजिए, सही फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ रही है। खुद बताइए, ये बात बताना जरूरी है कि नहीं? क्यों ये पहले तो नहीं बताई थी? हाँ, अब पहले घर की बात घर में थी, अब घर की बात बाहर वालों को भी बताना है। फिर उसके बाद मैनेजमेंट क्या करेगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड करेगी। हम क्या करेंगे? प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे उस अमेंडमेंट पे, स्पेसिफिक भी। फिर उसके बाद नई ऑडिट रिपोर्ट देंगे, नई ऑडिट रिपोर्ट में 2 चेंजेस आएंगे। एक चेंज आएगी डेट
और एक आएगी एम्सोमेटर। एम्सोमेटर क्यों आएगा? सब्सिक्वेंट इवेंट की वजह से। और डेट किस वजह से एक्सटेंड हो जाए? डेट एक्सटेंड होगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक्सटेंड होगी। अगर आप एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खुश हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और अगर आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, डुअल डेटिंग के दो तरीके कौन से हैं? एक डेट, एक एम्सिस ऑफ मैटर। क्लियर? लेकिन यहाँ पे एम्सिस ऑफ मैटर में एक चीज और एक्सप्लेन करनी है। एक तो सब्सिक्वेंट है, एक और कोई स्टूडेंट बता सकता है वो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट री इशू हुई है। अगर सब वो एम्सिस ऑफ मैटर की लिस्ट जाके देखे ना, उसमें सब्सिक्वेंट इवेंट में भी एम्सिस ऑफ मैटर है, री इशू में भी है। तो यहाँ पे एम्सिस ऑफ मैटर एक ही आएगा, उसके अंदर हेडिंग एक ही आएगी। पहले पैराग्राफ होगा डिस्कस वो वाला सब्सिक्वेंट इवेंट वाला, फिर इशू। भाई क्लियर? देखिए सारे प्रोसीजर आप घर जाके ना मैच कर लीजिएगा। ये वाले प्रोसीजर ये वाले प्रोसीजर सेम ही हैं, सिर्फ एक ये फर्क है, या एक दूसरा के सब्सिक्वेंट इवेंट में री इशू वाला भी आएगा, बाकी सारे सेम। अभी नहीं, अभी ये देख लो ये भी सेम है कि नहीं। अगर मैनेजमेंट कहती है हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेंट नहीं करनी, हम उन्हें वार्न करेंगे, सर अगर आपने नोटिफाई ना किया तो हम करेंगे, हम करेंगे, ठीक है। हम अब हम कैसे करेंगे? हो सकता है अब तो एजीएम भी हो गई हो, पहले तो एजीएम अभी होनी थी ना, अब तो एजीएम, अगर तो एजीएम अभी होने वाली है एजीएम में करेंगे, वरना लॉयर से पूछ के नेसेसरी स्टेप्स लेंगे। क्लियर कि क्या करना है? भाई प्रोसीजर समझ आया? ये सी के बाद वाले प्रोसीजर सी से पहले वाले सेम ही थे, ये घर जाके मैच करके देख लीजिएगा, कोई नया कंसेप्ट। अब सुन ले, सबसे अहम चीज देखें, यहां तक तो तैयारी सब कर लेंगे, अब प्रो टिप्स कुछ दे रहा हूं बहुत अहम। एग्जाम में खास तौर पे सब्सिक्वेंट इवेंट के एग्जाम में सबसे अहम चीज डेट। सारा कंसेप्ट बच्चे को आता है, सिर्फ डेट पे ध्यान नहीं देता। इवेंट ए से बी के दरमियान वाला होता है, प्रोसीजर बी और सी के दरमियान वाले लिख देता है 0 नंबर। सिर्फ क्लासिफिकेशन गलत की, बाकी सारा ठीक। खुद सोचे, आपके सामने पेपर है, करते हैं स्टूडेंट करते हैं डेट, क्योंकि जल्दी होती है ना, जल्दी जल्दी साथ वाला जो जल्दी जल्दी शीट पे शीट मांग रहा होता है, प्रेशर ऑटोमेटिकली प्रेशर में आ जाते हैं, तो जल्दी जल्दी बड़ा डिसीजन, ये बड़ा डिसीजन है, ये छोटे डिसीजन है, ये बड़ा डिसीजन है। बड़ा डिसीजन सही करना है कि एग्जाम में सबसे पहले डेट से देख लेना है इवेंट ए और बी के दरमियान वाला है, बी और सी के वाला, या सी के बाद वाला, क्योंकि आपके प्रोसीजर उस पर डिपेंड करते हैं। ये डिसीजन गलत हो गया ना, बाकी सारा 100% छाप दे 0 नंबर। डेट समझ लग गई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा, क्वेश्चन में कितना लिखना है आपने देखना है, आपको किस जगह पे लाके खड़ा किया। कभी कहता है कि ए और ये बी और सी के दरमियान में इवेंट हुआ, मैनेजमेंट एग्रीज टू अमेंड, तो क्या लिखना है? सिर्फ एग्री वाला। और अगर कहे बी और सी के दरमियान में इवेंट हुआ, मैनेजमेंट डज नॉट एग्री। और अगर कभी बी और सी के दरमियान में इवेंट हुआ है, क्वेश्चन साइलेंट है, मैनेजमेंट एग्री के नॉट, फिर दोनों लिखना। ये बात समझ आ गई? यही कंसेप्ट इधर भी, सी के बाद इवेंट हुआ और कहा मैनेजमेंट एग्री करती है तो मैनेजमेंट एग्री, कहा मैनेजमेंट एग्री नहीं करती, और अगर साइलेंट रहता है, सिर्फ ये बताता है सी के बाद इवेंट सामने आ गया, तो फिर दोनों बताएंगे। ये क्लियर? दोनों बताएंगे। मार्क्स को देख के प्रोसीजर नीचे वाले शॉर्ट कर दे चाहे, लेकिन दोनों चीजों को डिस्कस करेंगे, इफ एग्रीड इफ नॉट एग्री। भाई कुछ को समझ आए? ठीक है, ये कंसेप्चुअल था, इसमें अगर आपने टाइमलाइन का कंसेप्ट ABC ये बिल्ड हो गया ना आपके जहन में, बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी आप कर लेंगे। होम असाइनमेंट दिया लाजमी कीजिएगा। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।